वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इस टॉपिक पर हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे। और अब तक मैंने पिछले लेक्चर्स तक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की थ्योरी और न्यूमेरिकल सेट 4 तक आपको पढ़ाया। इसी सीक्वेंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अपने बाकी रह गए हैं पहले उसे पूरा करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग आउट विथ कपल ऑफ स्पेशल कंडीशंस with vibrating strings. I guess previous lecture we have completed up to question number 41, right? So let's continue further with the next question, that is 42. Now in this question it is given that there are two uniform wires vibrating simultaneously under in their fundamental modes. So both of them are in fundamental modes. Tension, length, diameter and densities are in the ratio of as given. Like टेंशन के लिए आप लोग मेंशन कर सकते हो T1/T2 फॉर द टू वायर्स टू बी टेकन 8:1. Length, like you will be mentioning L1/L2 is equal to 36/35. Then we have diameters. So rather taking diameters, I'll be taking the ratio of radii. So that is going to be 4:1. We know that कि जितना रेशियो डायमीटर का होता है उतना ही रेशियो रेडियस का होता है. And lastly, the density ratio, that is ρ1/ρ2, it is going to be 1/2. अब ये कह रहा है कि दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी जो भी हायर पिच की फ्रीक्वेंसी 360 है, हायर वैल्यू 360 है, तो फिर कितने बीट्स ये प्रोड्यूस करेगा. सो इसमें से किसी एक को 360 इस वैल्यू के साथ हमें ट्रीट करना है, दोनों में से किसी एक को. लेट्स टेक N1 टू बी इक्वल टू 360. अब बीट्स कितने बनेंगे ये अगर हमें फिगर आउट करना है तो सबसे पहले हमें सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी कि वो कितनी आ रही है. सो ऑन दैट बेसिस हम सोचेंगे कुछ ऐसे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होती है 1/2L रूट T डिवाइडेड बाय रो एंड पाई आर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये फॉर्मेट हम सब जानते हैं ना. बेसिकली यहां जो टर्म आता है म्यू. वो होता है म्यू, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी. एंड वी नो वेरी वेल दैट इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल मास अपॉन लेंथ. और अगर हम इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं तो ये हो जाता है रो ए. वी हैव डन मेनी अ टाइम. नाउ टेक द रेशियो of these two frequencies. So if I take the ratio N1/N2, it will work out like this: L2/L1 multiplied by under root T1/T2 multiplied by under root rho 2 by rho 1 multiplied by R2/R1. See it very carefully. यस. So ये ऐसा रेशियो बनाएगा. अगर हमने दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए N1 N2 की इक्वेशन ली और फिर रेशियो क्रिएट किया तो इस तरीके का कुछ बनेगा. जस्ट सब्सटीट्यूट करना शुरू करें आप. अब जैसे फिलहाल के लिए तो हमने N1 को 360 ट्रीट किया, हालांकि हमें इसका फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही मान लिया कि भाई 360 है. तो लेट्स फिगर आउट N2. तो L2/L1 ये हो जाएगा 35/36 इंटू T1/T2. सो दिस इज गोइंग टू बी इन अंडर रूट 8:1 रो 2/ρ1. So this is again going to be 2:1 R2/R1. So this is going to be 4/1. So if I just continue with these numbers, that is 360 divided by N2 is equal to, let's take this as 35 divided by 36 into, this is going to be 2 root 2.
into root 2. Then again root 2 by 1. Then again 4 by 1. ठीक. Now we Yes. will find that this root 2 will become 2. 2 into 2 will become 4. 4, and this 4 into 4 will become 16. 16. So further simplification if you do, so it is going to be 35 divided by 36 into 16 by 1. ठीक है. You may do a little cancellations here, like this is going to be 4, 1 by 4 sir. 9, है ना? Am I correct? सर वहाँ पे 1/4 आता है। कहाँ पे? R2, हाँ ये एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अच्छा वजह बता दिया. अदरवाइज वैसे ही मैं कैरी कर लेता. तो यहाँ मिस्टेक हुई. R2 by R1, so this is going to be 1 by 4. So it will be just carried forward. ये सब मिटाना पड़ेगा. Okay. So this is going to be 1 by 4. Now it becomes more simple rather. ये तो कट गया पूरा. So this is now 35 by 36. N2 now will become equal to 360 into 36 divided by 35. अब मुझे हमने यहाँ पे भी गलती की है. अब ये जो नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा ना, ये ग्रेटर देन 360 आएगा. Yes. और हमको यहाँ बताया गया है कि 360 इज द हायर पिच. 360 जो है ये हायर पिच है, ये हमको इंडिकेट किया है इसमें. तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमें N1 को 360 नहीं लेना है. इसको लेना है N2 को 360 लेना है. तो यहाँ करेक्शन करें. अब ये करेक्शन नहीं कहा जा सकता, प्रॉब्लम ही इसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए. तो यहाँ जो नंबर्स मैं पुटअप करने वाला हूँ उसकी जगह पे कुछ ऐसे आएगा कि N1 अननोन है और ये नीचे 360. ठीक है. सो ऑल दीज आर नाउ गोइंग टू बी चेंज्ड. हम पहले नहीं पता कर सकते ना ये बात, समझे? ऐसा नहीं कि हमने गलती करी है. तो N1 का आंसर कितना आया? 350 हर्ट्ज. ठीक है. 36 360 कैंसिल हो जाएगा. Yes. 350. अब एक फ्रीक्वेंसी जो हमारी यहाँ पे है वो 360 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो हमें अवेलेबल कराई गई है वो 350 है. सो इट इज वेरी क्लियर इन दोनों में कितने बीट्स बन सकते हैं? 10. डिफरेंस निकालोगे तो 10 बीट्स बनेंगे. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी टेकन. लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 43. Now string of length 10 meter and mass 1.25 kilogram is stretched with a tension of 50 Newton. If a transverse pulse is created at one end of the string, how long does it take to reach the other end? तो ये कुछ स्पीड डिस्टेंस कैलकुलेशन की तरीके से इसको हमें सोचना चाहिए. यहाँ पे कोई स्टेशनरी वेव वाला रेफरेंस नहीं है. जस्ट मान लेते हैं कि ऐसी एक स्ट्रिंग है जिसकी जो टोटल लेंथ है ये 10 मीटर है और इसका जो मास है ये 1.5 किलोग्राम है. और यहाँ पे हमने क्या किया, कोई एक पल्स क्रिएट की, तो ये एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लेगी. तो टाइम जब हमें फिगर आउट करना है तो ये तो बिल्कुल सिंपल ऐसे देखा जाएगा ना, On speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस काफी क्लियर है, टोटल डिस्टेंस इसे चलना है 10 मीटर. बात आके अटक गई हमारी स्पीड पे. तो आपको पहले स्पीड निकालना. स्पीड जब बेटा आप स्पीड निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, मास पर यूनिट लेंथ. Yes. So this is going to be like this. T divided by M by L, तो L चला गया ऊपर,
Okay, so V is equal to, just start putting up the numbers. This is 50, L is 10, and M is 1.25. 500 divided by 1.25. 400. So that is going to be 400. बिल्कुल सही. 400 रूट से बाहर लाओगे तो 20. 20. तो इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ जो स्पीड की वैल्यू हमने निकाल रखी है इसको पुटअप कर लें. 20 मीटर पर सेकेंड. इजीली एक कैलकुलेशन क्रिएट हो गया 0.5 सेकेंड. तो ये आपका आंसर हो गया. अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें मतलब कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था. आइए अब एक और देखते हैं क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है. एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है और इसकी करस्पॉन्डिंग लीनियर मास डेंसिटी 0.01 है. सबसे पहले तो मैं यहाँ म्यू फिगर आउट कर लेता हूं. तो म्यू हो गया m/l. ठीक है. अरे लीनियर मास डेंसिटी डायरेक्टली गिवन है, सो वी डू नॉट नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन. सॉरी फॉर दैट. दैट इज 0.01 किलोग्राम पर मीटर. लेंथ 1 मीटर है. टेंशन भी गिवन है 100 न्यूटन. अब ये कह रहा है कि 3 लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज स्टैंडिंग वेव की अगर हम बनाते हैं, स्टेशनरी वेव की अगर हम बनाते हैं वहां पे स्ट्रिंग के ऊपर, जबकि इसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, बोथ द एंड्स फिक्स्ड, तो वो F1, F2, F3 हैं. और अगर दोनों में से सिर्फ एक एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स्ड, तो फिर 3 लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो N1, N2, N3 हैं. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फिर ये F1, F2, F3, N1, N2, N3 में इंटरनल आपस में क्या रिलेशन है. वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद 4 ऑप्शंस. तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स हो जाते हैं, लेट मी टेल यू और लेट मी ड्रॉ अ फिगर टू एक्सप्लेन द आइडिया. ऐसी सिचुएशन है. ठीक, ये बाउंड्रीज हैं और इसके बीच में ये स्ट्रिंग है. दोनों एंड मैंने फिक्स कर दिए बेटा. इस केस में जब हम दोनों एंड फिक्स करते हैं तो पहले तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बनेगी एक लूप के साथ, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू बनेगी वो 2 लूप सेकेंड हार्मोनिक्स, और उसके बाद वाली जो वैल्यू बनेगी ये 3 लूप्स. इस सिचुएशन में जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट में T by U. इस सिचुएशन में जो फ्रिक्वेंसी आएगी, अच्छा इसको n1 बोला है इसने. इस सिचुएशन में जो फ्रिक्वेंसी आएगी आप जानते हो ये 2n1 होता है, डबल होता है, करेक्ट है ना. Yes. और इस सिचुएशन में जो फ्रिक्वेंसी आएगी 3 and 1. वो हो जाएगी 3 टाइम्स. लेकिन एक गलती कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसने इसे F1, F2, F3 कॉल कर रखा है, तो हम भी करेक्ट कर लेते हैं. इसे हमने कॉल करना है F1, फिर आगे F2 जो बनेगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1, और फाइनली F3 जो बनेगा वो 3 टाइम्स ऑफ F1 होगा. ठीक है. लेकिन यही स्ट्रिंग बच्चों जब हम वन एंड फिक्स करते हैं और दूसरा एंड फ्री रखते हैं लाइक दिस, तो आपको याद होगा इस पे जो फंडामेंटल मोड बनेगा ना बाउंड्री कंडीशन को बराबर से फॉलो करते हुए, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा. Yes. और सबसे पहली जो पॉसिबल फ्रिक्वेंसी, इस पर अगर मैं छोटा सा डेरिवेशन यहाँ आपके सामने बना दूं, जिसमें सबसे पहली बेसिक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर मैं निकालता हूं तो आपको याद होगा ये वाली चीज हो जाती है λ1/4. 4. और हालांकि देखा जाए तो ये टोटल लेंथ L है, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू λ1/4, विच मीन्स सिंपली λ1 इज इक्वल टू 4L. उसके बाद हम लोग इक्वेशन लगाएंगे V इज इक्वल टू N1 λ1. V की जगह तो हम लोग लिखेंगे रूट में T/μ N1, और λ1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 4L. करेक्ट है. यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारी बनती है 4L अंडर रूट में T/m, सॉरी T/μ. तो ये फंडामेंटल बनती है. ठीक है.
ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर फ्रिक्वेंसी बनती है ना, आपको याद होगा वो 3 टाइम्स ऑफ N1 बनती है। Yes. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, सॉरी सेकंड हार्मोनिक्स कहाँ जाता है इसका? Absent है। वो एब्सेंट रहता है, वो नहीं बनता है। आप पिछले लेक्चर को जाके देखिए, आप न्यूमेरिकल सेट 1, उसमें ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। और फिर जो नेक्स्ट इसके बाद बनेगा, कुछ याद आ रहा है वो क्या बनेगा? 5N1। वेरी गुड, तो वो बन जाएगा 5N1। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ एक कंपैरिजन हमको क्रिएट करना है, एस्टैब्लिश करना है कि हर एक का अपना इंडिविजुअल वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि F1 का आंसर क्या आता है। तो F1 इज इक्वल टू 1/2L। L कितना बताया इसने? तो L 1 मीटर बता दिया, अंडर रूट में टेंशन कितना दिया है, 100। डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू फैक्टर भी गिवन है ना हमको यहाँ पे 0.01। 0.01, तो ये 0.01 भी आप ऊपर ले लो, तो 10 टू द पावर 4, रूट से बाहर लाओ 10 टू द पावर 2, यानी कि 100 को 2 से डिवाइड करो। तो मैं समझता हूँ आप इजीली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये 50 हर्ट्ज है। Yes. तो इसी हिसाब से सोचो तो F2 कितना हो गया? 100। 100 हर्ट्ज। और इसी हिसाब से सोचो तो F3 कितना हो गया? 150। 150 हर्ट्ज। वेरी गुड। तो ये 3 नंबर्स अब हमें अपने माइंड में फिक्स करने हैं। इन अ सिमिलर वे ऑफ कैलकुलेशन हमें N1 निकालना है। So that is going to be 1/4 into 1, and the rest factor is same, that is 100 divided by 0.01. It is going to be 100 by 4. आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसका आंसर आएगा 25 हर्ट्ज। करेक्ट है? Yes. N2 निकालोगे ना बेटा आप, तो ये हो जाएगा 75 हर्ट्ज। और इसी वे में आप अगर N3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 125 हर्ट्ज। तो ये आंसर्स यहाँ पे डेवलप होंगे। अब इन बातों को ध्यान में रखना है और हमें हर एक ऑप्शन को फिर चेक करना है। ठीक है, अब देखो N3 इज इक्वल टू 5N1 एंड दैट इज इक्वल टू 125। तो N3 इज इक्वल टू 5N1 एंड दैट इटसेल्फ इज इक्वल टू 125। ये तो बात सही है, पहला ऑप्शन सही निकला। N3 इज इक्वल टू 5N1 एंड N1 इज 25, सो 5N1 इज गोइंग टू बी 125। करेक्ट? Yes. तो पहला ऑप्शन सही हुआ। आओ सेकंड चेक करते हैं। F3 इज इक्वल टू 5F1। नहीं, F3 इज इक्वल टू 3F1, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इट इज नॉट करेक्ट। आओ थर्ड चेक करते हैं। F3 इज इक्वल टू N2। F3 150 है और N2 75 है, तो ये तो डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है। F3 इज इक्वल टू N2 ये मैच नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हो ना बेटा? Yes. तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब लास्ट चेक करते हैं। N2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 75। अच्छा देखो F1 कितना है? 50। F2 कितना है? 100। 100। 50 प्लस 100 करो कितना हो जाएगा? 150 by 2। 150 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 75 ही हो रहा है न्यूमेरिकली। Yes. मतलब ये वाली चीज मैथमेटिकली तो करेक्ट बता दी इसने नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। अब ये किसी जेई लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा। वैसे नीट या जेई मेन तक के क्वेश्चंस के जब हम बात करते हैं तो उसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट आता है, बट प्रैक्टिस के लिए बस मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन दिस क्वेश्चन 45 व्हाट इज गिवन टू अस? इसमें बोला है 2 आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर्स हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब 500 हर्ट्ज, एंड केप्ट अंडर सेम टेंशन। What fractional increase in the tension of one wire would cause an occurrence of 5 beats? तो टेंशन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? Increase. इंक्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 500 से ज्यादा हो जाएगी या कम होगी? ज़्यादा।
ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि किसी गिवन कंडीशन में सोनोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए फ्रिक्वेंसी एंड टेंशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर रूट ऑर्डर। अब ये फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है, देखो मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट कराता हूं। dn by n should be equal to half dt by t, क्या कहते हो? Yes. ठीक है ना, बात एकदम पते की लग रही है, एकदम सीधी, अच्छे से समझ आ गई बात ये? यस और नो? Yes. अच्छा आप मुझे सोच समझ के बताओ कि dn कितना है? 5. 5। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि आपने इस फ्रिक्वेंसी को इतना बढ़ाना है, इतना इंक्रीज करना है कि 5 बीट्स बन जाए। तो जारी बात है, अगर 500 ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी है और आपको 5 बीट एक्सपेक्टेड है, तो इस फ्रिक्वेंसी को आपको 505 करना पड़ेगा। Hmm. तो चेंज जो होगा ना 500 और 505 के हिसाब से, वो तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो यहां कंटिन्यू करते हैं, ये 5 ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी तो बेटा हम जानते हैं ना, 500 इक्वल्स ये हाफ, और यहां पे बच्चों हमको यही फैक्टर निकालना है, dt बाई टी फैक्टर ही हमें निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज है ना, Yes. बट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन, मतलब ये इस तरीके से जो कहा जाता है ना, चेंज इन टेंशन अपॉन ओरिजिनल टेंशन, उसी को कहा जाएगा फ्रैक्शनल। अब इसे सॉल्व करें, ये 2 नंबर इधर ले लें, तो आप क्या देखोगे? डेल्टा टी बाई टी इज गोइंग टू बी, यस, 10 by 7. 2/100 ना, करेक्ट जा रहे हैं? 2/100 है मैं करेक्ट? Yes. एंड इफ यू वांट इट इन परसेंटेज, आपको अगर ये परसेंटेज में ही चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे Multiply by 100. मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो फाइनलाइजेशन क्या होगा? 2%। Percent. कितना आसान था, देखें आप, ठीक है। Yes, sir. बाकी नहीं रह रहे ना, बराबर से आ रहा है ना समझ में? वॉइस के कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं? यस, कुछ डाउट रह जाते हैं तो बोले, हम लोग बहुत स्लो चलते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, मैं लेक्चर को इस तरीके से रैपिडली नहीं कवर कराता हूँ, इत्मीनान से बैठे देखें, अच्छे से पूरा टाइम दें, और एज गुड एज ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन ही बनता है आपका, लर्निंग, नई फैक्ट्स कुछ पता चलते हैं और साथ साथ एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट वेव्स आर प्रोवाइडेड टू अस। जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो दे आर आइडेंटिकल, एम्पलीट्यूड सेम, फंक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं ना, k2π/λ, वो भी सेम। द ओनली डिफरेंस इन देम इज दैट दिस वेव minus is here, means it is traveling in the positive x direction, and this wave there is a plus here, means it is traveling in the negative x direction. Now if you superimpose them, they are going to form a stationary wave pattern, we know that. बट फिर ये हमसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 क्या बनेगा, नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, एंड सो ऑन, क्या होगा एग्जैक्टली? तो इसमें आपने बस एक छोटी सी बात सोचनी है, थ्योरी के लेक्चर को याद करना है, और एक छोटी सी बात सोचनी है कि जब हम ऐसी 2 वेव्स को कंबाइन करते हैं, तो आपको याद होगा कि स्टेशनरी वेव का जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, 2s. कॉस, कॉस साइन नहीं बनेगा, ध्यान करो। थ्योरी पढ़ते वक्त भी हमने दोनों साइन वाले फंक्शन ही लिए थे, तो रिजल्ट ऐसा आया था। ये जो इनिशियल टर्म होता है ना पूरा, हम इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड वाला टर्म। एम्पलीट्यूड। और ये बाद में आगे फ्रिक्वेंसी वाला टर्म और फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड जो भी फंक्शन यहाँ पे आता है। लेकिन जब हम दोनों साइन से शुरू करते हैं तो इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि कॉस इस फंक्शन से एम्पलीट्यूड कंट्रोल होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं और वगैरह।
तो आप सोचो जब मैं x इक्वल टू 0 पुटअप कर लूंगा तो ये ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा और 0 तो 1 हो जाएगा, और ऐसी सूरत में एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम मिल जाएगा हमें 2a यस का। सीधा मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 पे हमें क्या एक्सपेक्टेड है, एंटीनोड एंटी नोड। बस ये बिल्कुल रिलेवेंस के साथ है थियोरी के डिराइव किए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल द सिचुएशन। अच्छा, अब ये भी चेक कर लेते हैं कि सी और डी में कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। हु नोज, ये भी मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू 2a cos, ये जो 2 पाई बाई लैम्बडा होता है ना बेटा, ये होता है k x, करेक्ट है। यस और ये जो 2 पाई n वाला टर्म होता है, हम जानते ओमेगा। हैं होता है ओमेगा टी। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर हमने x को हटा के पाई बाई k लिख दिया यहाँ पे तो नोड बनेगा। तो एक काम करते हैं, x हटा के पाई बाई k लिख दें तो k कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग हो जाएगा पाई। cos पाई कितना होगा, -1 -1 -1, मतलब हमें दोबारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी 2a। -2a कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस दोनों चलेंगे ना। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलना नोड तो नहीं होगा, है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी नोड। क्या होगा, ये एंटीनोड एंटीनोड होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में तो नोड बोला है तो ये गलत हो गई बात। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 2 पाई बाई k सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो जब हमने x इज इक्वल टू 2 पाई बाई k सब्सटीट्यूट किया तो k कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 पाई 2 पाई, और cos 2 पाई क्या होगा 1 1 प्लस 1 का सीधा सा मतलब यही निकला ना। मैक्सिमम फिर एक बार 2a यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है, यस ये मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ क्या बन रहा है। एंटीनोड तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू बी करेक्ट है। ठीक है, आ गया ठीक से समझ में। यस सर आइए अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, पैसेज टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से समझते हैं, हर एक बात को केयरफुली ऑब्जर्व करिए आप। यहाँ इन दिस क्वेश्चन हमें एक वेव की इक्वेशन गिवन है, ax प्लस बी टी प्लस पाई बाई 2। हालांकि ये पाई बाई 2 हटा के मैं यहाँ सीधे सीधे cos लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स कंटिन्यू विथ इट। अब ये जो वेव है ना बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्ट होती है। तो जब ये वेव जा रही थी तो x इज इक्वल टू 0 पे जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी जो है ये 36% से रिड्यूस हो जाती है, बाय 36%, कीप इन माइंड। फिर दो वेव हुए होंगे, एक वो वेव जो कंटिन्यू जा रही है और एक दूसरी वाली वेव जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। फिर इन दोनों वेव्स का ना सुपरपोजिशन हो गया एज पर क्वेश्चन, और हमें एक नया वेव मिल गया फॉर्मेट के लिए, पूरा पूरा नया वेव हमें मिल गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ए बी सी ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाता हूं। लेट्स से कि ये जो है ये x इज इक्वल टू 0 है। अब इक्वेशन देख के ध्यान से बताना बेटा, हमारी वेव कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। नेगेटिव वेरी एक्सिस गुड, हमने कैसे पता किया ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, पॉजिटिव हाँ, टाइम का फंक्शन और पोजीशन का फंक्शन के बीच में अगर प्लस आता है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। मतलब ये वाली वेव जो है ना, ये इंसिडेंट वेव ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। ठीक, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। जब बेटा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही होगी और जाके ये जब बाउंड्री से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव आएगी वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन कमाल की बात जानते हो, इसने बोला कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है ना उसकी इंटेंसिटी 64% इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव है। क्या कहते हो, ये बात समझ आई?
Yes, sir. इंटेंसिटी 36% से कम हो जाती है, इसका मतलब कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हुई होगी? 64%. 64% रिफ्लेक्ट हुई होगी। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आगे क्या गया होगा, फिर ट्रांसफर भी तो कुछ हुआ होगा ना, हाँ. पूरी वेव तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, Yes. 64% रिफ्लेक्ट होके आ गई। बात आ रही है समझ में? 100% रिफ्लेक्शन हुआ क्या? नहीं. नहीं, अगर 100% रिफ्लेक्शन होता तो रिफ्लेक्टेड वेव का और इंसिडेंट वेव का इंटेंसिटी सेम रहा होता। रहता. हाँ. तो इसका सीधा सा मतलब है कि 64% अगर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है तो 36% जो है वो ट्रांसमिट हो गई होगी। 36%. हाँ. के Yes. बाद 36% वाली जो वेव है ना, ये वाली वेव, ये ट्रांसमिट हो गई होगी। हो सकता है यहाँ पर ये ट्रांसमिटेड वेव की इंटेंसिटी ऐसे तुम बोल सकते हो। चाहो तो ये भी बोल सकते हो तुम कि इट इज गोइंग टू बी 36% ऑफ इंसिडेंट वेव। ओके, Yes, sir. अब हमसे 3 क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चंस। एबीसी को कांस्टेंट मानना है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या एक्सपेक्टेड है? बड़ा ही इजी है। देखो बच्चों, एक सीधी सी बात है कि इंटेंसिटी जो होती है ना, ये एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनैलिटी के साथ स्क्वायर में आती है। करेक्ट है? Yes. अब जरा आप सोचें कि इस इक्वेशन को अगर मैंने एम्पलीट्यूड में लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 64/100। 64% का तो यही मतलब होता है Hmm. इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। करेक्ट है? Yes. इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो AR 8/10. 8/10 AI. इंसिडेंट। अब जरा सोचो, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? तो A. बेटा ये वाली इक्वेशन इंसिडेंट वेव है, इसका एम्पलीट्यूड तो सिर्फ A बताया है, तो आंसर साफ साफ हो गया 0.8 A। दैट्स इट, शाबाश, 0.8 A। दैट्स इट, मामला खत्म। Yes, sir. क्लियर? Yes. तो पहला आंसर तो बेटा हमको मिल गया, 0.8 A। दूसरा पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन बन रही है यहां पे, इसमें ये C क्या है? ये बोल रहा है C क्या है। अब बच्चों अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना इसको, तो ये जो इक्वेशन है, आपको ऐसा नहीं लगता ये सुपरपोजिशन होने के बाद जो स्टेशनरी वेव बनी है उसकी इक्वेशन है? Hmm. पोजीशन हाँ. का फंक्शन है, एक टाइम का फंक्शन है, एक नेट एम्पलीट्यूड है, क्या कहते हो? कुछ कुछ ऐसा 2A Yes. cos साइन ऐसा। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि दोनों साइन साइन है, क्योंकि इंसिडेंट वेव कुछ ऐसी अजीब सी थी। अब Yes. उसमें हम बॉदर नहीं करेंगे, हम बस ये सोचेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। Stationary. हाँ, वेरी गुड, इट्स द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये तो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है। अब ये दोनों तो ओवरलैप कर जाएंगे। अगर बच्चों ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं तो यहां जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो उसकी इक्वेशन ये वाली है। Hmm. तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये जो बचा वो क्या है? तो यही बच गया, ट्रांसमिटेड वेव। Yes. नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, ये आ रही थी, इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई, तो ये वाला पैटर्न जो है ये ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखा जाना चाहिए। Yes. अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसमिटेड वेव में कॉस क्यों आया और सी क्या है? तो कॉस क्यों आया, ये बड़ा सिंपल है बच्चों। जब वेव ट्रांसमिट हो जाती है तो उसमें कोई फेज चेंज तो होता नहीं है ना, फेज चेंज में नहीं होता है। समझ रहे हो बात? अगर डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज ऑफ पाई हो जाएगा। हाँ. Yes. लेकिन वेव अगर ट्रांसमिट हो जाती है, पास हो जाती है, निकल जाती है, तो चाहे वो डेंसर से पास हो या रेयर से पास हो, उसमें कोई फेज चेंजेस तो होते नहीं है। फिर हम लोग थोड़ा सोचने लग जाएंगे, यार अगर इसमें कोई फेज चेंज नहीं था तो ये साइन का कॉस कैसे हुआ? तो इसका आंसर यही छुपा हुआ है। देखो, साइन की इक्वेशन में ऑलरेडी एक टर्म है क्या, Pi/2. तो ब्रैकेट से π/2 हट गया ना यहाँ, Yes. तो ये π/2 हटा के हम इस साइन को कॉस बना सकते हैं। ठीक है?
Yes, sir. अब दूसरा सवाल है कि ये सी क्या है, तो इसका आंसर भी बड़ा लॉजिकल है। आप बताओ हम कितना एम्पलीट्यूड लेके चले थे? A ए। पलट के कितना आया? 0.8 0.8. 0.8 ए। तो बचा कितना? 0.2 0.2. 0.2 ए। तो वो 0.2 ए ही तो आगे गया होगा। Yes, sir. तो यहाँ ये सी कितना होना चाहिए? 0.2. 0.2। बस बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर निकल गया, ये 0.2 होना चाहिए। आगे पोजीशन ऑफ एंटीनोड क्या है, कहां एंटीनोड बनेगा? बच्चों कहां एंटीनोड बनेगा ये अगर आप निकालना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ इस ए एक्स का क्या पैरेलल टर्म होता है, क्या पैरेलल टर्म होना चाहिए? 2 pi by 2 lambda. पाई एक्स बाई लैम्डा। Lambda. मतलब कंपैरिजन अगर मैं ठीक ढंग से करता हूं तो ए एक्स ये होना चाहिए 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ये कंपैरिजन होना चाहिए। एक्स एक्स कट गया और मुझे मिलता है a इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, या जरूरत पड़ी तो मैं कहूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 Pi by पाई A. बाई ए। अब थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करूंगा आपको, बस लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं। एक्स से रिलेटेड जो टर्म होता है पूरा वो एम्पलीट्यूड का टर्म होता है ना। हाँ. तो आप मुझे ये बताओ कि x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ इस वेव पे क्या बनने वाला है? Node नोड बनेगा। शाबाश। हाँ. कैसे बोला आपने कि यहाँ पे नोड बनेगा? sin 0 0. x इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूं तो साइन का एंगल 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर साइन 0 हो गया तो ये मल्टीप्लाइंग पूरा फैक्टर 0 हो गया, मतलब वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि यहाँ पे नोड बनेगा। बट इसने तो पूछा है कि एंटी नोड, तो मैं आपकी हेल्प के लिए एक डायग्राम बना देता हूं। हो सकता है कि जो स्टेशनरी वेव यहां हम प्रपोज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके की दिखती हो सकता है। अब ये जो मार्किंग है ये क्या है? x इक्वल टू 0। अब बच्चों आप सोचो कि यहां नोड बना है, सॉरी एंटी नोड बना है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये गैप कितना होना चाहिए? Lambda by 2. 4। 2 नहीं, गलती कर रहे हो, बार बार गड़बड़ मत करो, तुम बहुत गड़बड़ करते थे। नोड से नोड कितना होता है? by lambda by 2. लैम्डा बाई 2। हम बात कर रहे हैं नोड से फर्स्ट Anti पॉसिबल एंटी नोड, तो कितना होना चाहिए डिस्टेंस? lambda by 4. Lambda by 4. मतलब पहला जो नोड हमको मिलेगा बन के वो लैम्डा बाई 4 पे मिलेगा। अब लैम्डा इतना है 2 पाई बाई ए, तो सोचो लैम्डा बाई 4 अगर ये डिस्टेंस मैं एस्टिमेट करता हूं यूजिंग दिस कंडीशन और दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मैं लिख पाऊंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4a, विच मींस पाई डिवाइडेड बाई 2a। क्या कहते हो? तो पहली जो एक्स पोजीशन हमको मिलेगी जहां पे हमको एंटीनोड मिल सकता है, वो पहली एक्स पोजीशन क्या है? pi by 2a. पाई बाई 2a। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको। हाँ. अच्छा, अगला एंटीनोड कहां बनेगा? तो यहां। तो बेटा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? Lambda by 2. Lambda by लैम्डा बाई 2। वेरी गुड। तो अब इस एक्स की पोजीशन बताओ कितनी होगी? यहां से लेके पूरा यहां तक एक्स की पोजीशन Lambda by बताओ 2. क्या होगी? Lambda by 4 plus lambda by 2. शाबाश, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2। और बच्चों अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो x विल बी, यस, 6 lambda by 8. 3 lambda by 4. 3 लैम्डा बाई 4। अब लैम्डा का तो वैल्यू ये है, तो आंसर क्या आएगा? 3 बाई 4 इंटू 2 पाई बाई ए, सॉल्व करने पे मिलेगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2a, 2. और ये आंसर है हमारे पास। Yes. आगे समझ में कैसे करना है? Yes. ओके। सो इतने क्वेश्चंस थे अपने इलस्ट्रेशन में, और मैंने एक एक करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे। आइए कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंडीशंस को इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं। स्पेशल कंडीशंस ऐसे हम नाम दे सकते हैं इसे।
जैसे पहली कंडीशन ये है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड द रोल ऑफ यंग्स मॉडुलस। यहाँ यंग्स मॉडुलस आपको याद होगा, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था इलास्टिसिटी, Yes. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ऐसा एक यूनिट था, उसके अंदर एक सेक्शन था इलास्टिसिटी। तो वहां पे हमने, आपको याद होगा, यंग्स मॉडुलस नाम का एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। अब ये तो आपको पूरा रिकॉल ही करना पड़ेगा बच्चों। Yes, sir. यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, कुछ रिकॉल हो रहा है? Longitudinal Force. stress upon Yes, very good. Longitudinal stress upon longitudinal strain, बिल्कुल सही है। बट इफ यू रिकॉल तो हमने ऐसे कुछ लिखा था ना, फोर्स And अपॉन divided by area. ओरिजिनल लेंथ, एरिया अपॉन एलोंगेशन, एरिया इनटू एलोंगेशन। हम चाहे तो फोर्स हटा करके यहाँ पे टेंशन भी लिख सकते हैं, टेंशन, ओरिजिनल लेंथ, एरिया, एलोंगेशन। आपको मैं ये भी छोटा मोटा कुछ याद दिला दूं कि ये टेंशन, सॉरी, ये जो फैक्टर होता है टेंशन अपॉन एरिया, है ना, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। और ये जो फैक्टर होता है एलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, strain. इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाके इस चीज से आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा और चीजें खुल के आपको समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को यंग्स मॉडुलस के रेफरेंस में क्यों देखना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं। तो इसका रीजन बड़ा साफ है। जब कभी हम स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस कराएंगे तो हम उस स्ट्रिंग पर टेंशन जरूर देते हैं, उस स्ट्रिंग को खींचते हैं। और उस दिए गए टेंशन की वजह से, स्ट्रिंग को खींचने की वजह से, उसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी अगर मौजूद है तो वो एलोंगेट हो सकती है, दोबारा कंप्रेस, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज वहां पर इन्वॉल्व हो सकती हैं। Just to tackle those conditions जहां पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रिंग एंड द वाइब्रेटिंग कंडीशंस, वाइब्रेटिंग मोड्स एक साथ हमें स्टडी करना है। हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत आसान है। लेट मी रिकॉल यू कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा जब हम लोग लिखते हैं तो ये कुछ ऐसी आएगी ना, 1/2L अंडर रूट में टेंशन अपॉन म्यू। Mu. इसमें कुछ चेंजेस करें, 1/2L अंडर रूट में टेंशन तो जैसा है वैसे छोड़ दें, म्यू को आप लिखें Rho. एरिया इंटू रो, करेक्ट है। Yes. अब आप चाहो तो एरिया इंटू रो, ये जो फैक्टर है, इसको हटा के एक साथ उस जगह पे स्ट्रेस लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको यहां से हटा के इसको एक ही साथ क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस। तो अगर किसी वायर पर दिया हुआ स्ट्रेस न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है और फिर आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहीं से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस का भी इसमें कोई एक इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर मैं सोचता हूं तो टेंशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, YAE/L, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. सब्स्टिट्यूट कर लें तो यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें ऐसी भी मिल सकती है, 1/2L अंडर रूट में टेंशन हट जाएगा, YAE/L/A रो। तो वी विल ऑब्जर्व दैट कि यहां से ए फैक्टर पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है और सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब ऐसी लिखी जा सकती है, 1/2L अंडर रूट में YE डिवाइडेड बाय रो L, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। So there are yes, YE by rho. YA. हाँ सॉरी, ए नहीं, y, sorry it should be y. So there are multiple possibilities in which we can modify the equation. अब यहाँ हर एक पॉसिबिलिटी पर मैं कोई इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं करूंगा, बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और यंग्स मॉडुलस के कंसेप्ट को एक साथ पैरेलली कंसीडर किया जा सकता है और ऐसे प्रॉब्लम्स इस पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से मैं यहां शुरू करता हूं।
एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है, वैसे मॉड्यूल में भी एक ही क्वेश्चन रखा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिसका अपना लेंथ 1.5 मीटर है। सो लेट्स हैव दोज डिस्क्रिप्शंस। 1.5 मीटर, डेंसिटी भी गिवन है, दैट इज 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Tension in it produce elastic strain. Now this factor is very important. Elastic strain. अच्छा, strain का क्या मतलब होता है जानते हो? E by L। और अगर ये 1% है तो बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? 1/100। यस सर। समझे? ये बात यहाँ आपको समझनी है। बाकी तो क्या न्यूमेरिकल में आप इजीली चीजों को पुटअप कर सकते हो। अब फिर हमसे ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। तो लेट मी टेल यू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल गो लाइक दिस, 1/12 अंडर रूट। अब यंग्स मॉडुलस के कंसिडरेशन में हमने एक फॉर्मूला बनाया था, y e रो l। बस काम खत्म, y e रो l। अब इसमें से ये e by l फैक्टर हमें यहां गिवन है, गेटिंग इट? यस। चलिए पूरा डेटा पुटअप कर लें। 1/2, L का वैल्यू 1.5, Y का अपना वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू रो का अपना वैल्यू 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, अब E और L को अलग अलग करके नहीं दिया उसने, E और L को एक कंबाइंड वैल्यू की तरह आप ट्रीट करोगे तो क्या लिखोगे? 1/100। 1/100। बस कैलकुलेशन पूरा कर लें, आंसर निकालें, जो भी आंसर आता है ऑप्शन में से चेक कर लें। कर सकते हैं ना? यस यस सर। एक और कंसिडरेशन होता है बच्चों यहाँ पे जो मीनिंगफुल है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के रेफरेंस में, ध्यान से समझना। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के इफेक्ट में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? उसमें बीट्स आ सकते हैं क्या? टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया मैंने तो बीट्स आएंगे क्या? ये भी बड़ा मीनिंगफुल है। क्यों? गौर से सुनिए। चूंकि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के साथ प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करती है। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ अफेक्ट होती है, ओरिजिनल लेंथ में किसी किस्म के चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब टेम्परेचर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया या डिक्रीज करा दिया तो बाय कंडीशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन लेंथ चेंज हो जाएगी। यस आपको याद होगा कि थर्मल एक्सपांशन के कंसिडरेशन में हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा था, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा थीटा। याद आया कुछ? यस सर। Where L2 is nothing but the new length, L1 is the original length, alpha is the coefficient of thermal expansion, linear expansion, है ना, lengthwise, and this delta theta is nothing but change of temperature. Are you recalling it? यस सर। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि थर्मल स्ट्रेस नाम का एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था क्लास 11th में, थर्मल स्ट्रेस। अभी मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रेस लिख रहा हूं, और वो होता है y अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ। याद करें, ये 11th में हम पढ़ चुके हैं। यस सर। आप चाहें तो आज लेक्चर एंड होने के बाद 11th के उस कंटेंट को निकालें, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम एक बार 5-10 मिनट उसको पढ़ लें, तो ये चीजें आपको यहाँ न्यूमेरिकल्स को समझने में और कंडीशंस को और अच्छे से हैंडल करने में हेल्प करेंगे। तो स्ट्रेस y अल्फा डेल्टा थीटा इस तरीके से भी आ सकता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि जब हम
फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो वी हैव द कंडीशन 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला है ऐसा। बच्चों मैं इसे 2 या 3 तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, केयरफुली नोटिस करें। n इज इक्वल टू 1/2L, ठीक है, अंडर रूट T बाय M बाई L, तो L ऊपर। ये समझा सबको? Yes, sir. अच्छा, ये वाला L अगर मैंने रूट के अंदर ले लिया, ये जो बाहर है, इस वाले L को अगर मैंने रूट के अंदर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? L square. L स्क्वायर। शाबाश। अगर ये L स्क्वायर हो जाता है तो न्यूमरेटर के L से कटेगा, कटता. तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी जैसे मैंने अब लिखी। Yes. अब सोचने वाली बात यह है कि टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, मास ऑफ द वायर तो नहीं चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, टेंशन ऑन द वायर तो नहीं चेंज हो रहा है, वो तो हमने जितना देना था उतना दे दिया। टेम्परेचर के चेंज से सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्ट हो सकता है, और वो क्या है? तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि एक्सेप्ट लेंथ, ये बाकी के सारे पैरामीटर तो कांस्टेंट हैं। Constant है. तो इसका क्या मतलब माना जाए? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल Root L. रूट एल, जो कि हमारे आम तौर पर पढ़ने और समझने से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हम लोग आम तौर पर क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे क्या गया? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली Root L. प्रोपोर्शनल टू रूट एल। L. है ना मजेदार बात? अच्छा, एक और चीज समझ लें आप, अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को यंग्स मॉडुलस के पैटर्न पर लिखें तो क्या ऐसे लिखेंगे? T डिवाइडेड बाय A इंटू रो, करेक्ट है? Yes, sir. जरा सोचें कि ये T बाई A क्या चीज है। बता चुका हूं मैं आपको। इलास्टिसिटी की टर्मिनोलॉजी में से क्या कहेंगे? स्ट्रेस अपॉन रो, करेक्ट है? Yes, है sir. ना? अब इसी स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस की टर्मिनोलॉजी में चेंज ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? Y alpha delta theta. वेरी गुड। डिवाइडेड बाई ये रो। तो यहां रोल ऑफ टेम्परेचर खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाता है। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर आपने घटाया तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि y और रो ये फैक्टर कांस्टेंट माने जाते हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि रो भी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ हम उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अब यहाँ एक और चीज बच्चों मैं आपको एडिशनली समझाना चाहता हूं। इस फॉर्मूले को दोबारा लिखिए कुछ ऐसे, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा थीटा। क्या कहते हो, सही है? Yes, sir. L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। Hmm. इसका मतलब यही हुआ ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू Alpha delta. अल्फा डेल्टा थीटा। जरूरत पड़ी तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? L1 को मैंने बस L लिखा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये ओरिजिनल लेंथ के बारे में बात चल रही है, ठीक है? Yes. इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहां रखा है, आइए इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। मैं बस कंडीशंस बता रहा हूं, प्रैक्टिस में अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है तो फिर आप परेशान ना हो। इस पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं ले रहा हूं मैं, उतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं कंडीशन एलॉबरेट कर रहा हूं। अगर कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कुछ बातें चेंज करके आपको पूछा जाता है तो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने होंगी तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, एक मेटालिक वायर है जिसपे टेंशन T है, टेम्परेचर 30 है। Now it's going to vibrate with its fundamental frequency of 1 kilohertz. The same wire with the same tension, note it down, same wire with the same tension but at 10 degree Celsius. तो पहले टेम्परेचर 30 था, अब कितना है? 10. 10 है।
Now it's vibrating with a fundamental frequency of 1.001 किलोहर्ट्ज। हल्का सा चेंज हुआ, पहले कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही थी, 1 किलोहर्ट्ज। अब कितने से कर रही है, 1.001 किलोहर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का फर्क पड़ा, ऐसे समझ लो। ये 1000 है ना, इसको कन्वर्ट कर लूंगा मैं तो ये 1001 हो जाएगा, 10⁻³ के हिसाब से। तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई टेम्परेचर का चेंज होने की वजह से। अब हमसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, अल्फा निकालो बोल रहा है, अल्फा पता करो ऐसे बोल रहा है। तो बच्चों ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाऊंगा तो काफी लेंदी कैलकुलेशन बनेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाता हूं और इस सिस्टम पर ध्यान देता हूं, इस फॉर्मूले पे ध्यान देता हूं, ये कैसे बना ये पूरी चीज आपके सामने मौजूद है, इस फॉर्मूले पे ध्यान देता हूं, तो बताओ तो मैं क्या लिख पाऊंगा। N1/N2। नहीं, यहां मैं N1 N2 में नहीं जाऊंगा क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, इसलिए बच्चों मैं डायरेक्ट जाऊंगा dN/N इज इक्वल टू माइनस हाफ dL/L। क्या कहते हो, यस ठीक है, एकदम अच्छे से यस समझ आ गया बेटा ये फॉर्मूला। यस, डेल्टा लिखते हैं, चलो चेंज। ये फॉर्मूला सबके दिमाग में बैठा, मतलब इस चीज को मैं फ्रैक्शनल चेंज के हिसाब से एरर्स की कंडीशन पर आपको रिकॉल करा दूं, मतलब जल्दी दिमाग में बैठता है इस तरीके का। अब हम पहले कितने हर्ट्ज से चल रहे थे, 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज। अब कितने से चल रहे हैं, 1.001। तो चेंज कितना हुआ, 1। नहीं 0.001। समझे बेटा बात को, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1, दोनों किलोहर्ट्ज में है, यूनिट आपस में कैंसिल हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनस हाफ। अब ये बताओ कि ये डेल्टा L/L क्या होता है, ये रहा। अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा। चलो और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरफ हमारे पास है 0.001 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 20। -20। कैसे आया -20, T2 - T1। तो हमारे लिए पहला जो टेम्परेचर था बच्चों वो कितना था, 30। 30, और अब कितना आया, 10। तो हम 20 डिग्री नीचे उतरे, हाँ। -20। अच्छा ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 × 20 सॉरी डिवीजन के बाद कितना बना 10, 10 भी यहां नीचे चला गया, तो ये ऊपर गया 10⁻⁻1 और ये पहले से -3, सब मिला के क्या हो गया -4। -10⁻⁴। यूनिट वही अपना पुराना पर डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 × 10⁻⁴ है, तुमने खाली -4 लिखे, क्या कोई एक्सप्लेनेशन दूं इसका, नो सर। ठीक है। सो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, चालाकी से काम करने की कोशिश की, ठीक है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ, इसलिए पॉसिबल हुआ कि चेंज बहुत बड़ा नहीं था। अगर यहाँ चेंज बड़ा रहता, आपसे ये कहा जाता कि भाई 1 किलोहर्ट्ज का जो है 1.5 किलोहर्ट्ज हो गया, तो ऐसे नहीं बनेगा काम, ऐसे नहीं बनेगा, फिर वो N1 N2 का रेशियो लेके आपको वो पूरा सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, यस सर। चलिए, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस थी। अब इसके अलावा भी और 2 स्पेशल कंडीशंस हैं, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और फिर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ कैसे देखा जाए, और दूसरी अगली जो है वो है एक मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट है मेल्डीज का, जिसमें हम स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स होपफुली हम अगली क्लास में कवर करेंगे। रुक जाए फिर यहाँ पे, यस सर।